Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, ये टॉपिक चेंज करा देंगे। हमारी टीम थोड़ी देखना पड़ेगा कि शायद ये देखा नहीं है। बात कर रहे थे हम कोहलबर्ग की थियरी की, जो कि आज समाप्त हो जाएगी। और कोई तो मैं देख रही थी कमेंट्स में परेशान था कि 4 महीने हो गए, 2 महीने और बच्चे हैं, वीओडी मत डलवा दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं, टेंशन ना लो यार, आराम से मस्त तरीके से। वीओडी तब डलता है जब ऐसी सिचुएशन बन जाए, है ना, कि जैसे केंद्रीय विद्यालय जैसे उसमें भी एक्स्ट्रा वीओडी डलवाया गया था, लाइव सब कुछ फिर भी पढ़ाया गया था, है ना, तो वो एक्स्ट्रा में मिलता है वीओडी। क्यों टेंशन लेते हो? और वैलिडिटी 1 साल की होती है ना कोर्स की, आराम से चलेगा। इतना डिटेल में शायद ही हमने कभी और चर्चा की है कि नहीं तो कोलबर्ग 1 दिन की क्लास में खत्म हो जाता है। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उतना स्लो चलें कि दिमाग में चीजें बैठ पाए। ऐसा ना हो कि पढ़ के निकल गए सब कुछ, जैसे एक किताब से पढ़ लिया हो और अगले दिन सब इवन हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना? अभिलाषा, रिंकी, स्टार्ट करें फिर। कल हम बात कर रहे थे कोहलबर्ग की ही, और हमने लेवल 1 किया था, पनिशमेंट एंड टिट फॉर टैट। दैट्स इट। 2 छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी थी, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? स्वलाभ मानसिकता कहते हैं। गिव एंड टेक वाली मानसिकता। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। एक बच्चा है जो पेपर जो है वो एक नोटबुक फाड़ दी है दूसरे बच्चे की, उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया तुमने, तो वो बताता है कि भाई इसने भी कल मेरी पेंसिल जो है वो तोड़ दी थी। तो मतलब अदले का बदला जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, तो वो वाली बात यहाँ रहती है। मॉक टेस्ट का भी बता देंगे एक बार, डिस्कशन करके टीम से कल। और पहली स्टेज थी पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना। मतलब मॉरलिटी खुद की बच्चे की 0 होती है, एक्सटर्नली मॉरलिटी जो है उस पर थोपी जाती है। लेवल 2 है, 3 स्तर थे ना, एक स्तर में 2 स्टेजेस हम पढ़ चुके हैं। लेवल 2 का नाम है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशन का मतलब ही होता है परंपराएं, है ना, पारंपरिक स्तर। कन्वेंशनल लेवल बोले तो पारंपरिक स्तर। अब ये पारंपरिक स्तर क्या है? जो कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग चले, एज पर कन्वेंशंस लिख सकते हो कहीं, एज पर कन्वेंशंस। कन्वेंशंस मतलब जो परंपराएं, जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं समाज में, जो लॉज, जो नियम जो चल रहे हैं समाज में, वो उनके अनुसार है। तो यहाँ जो मॉरलिटी है, जो सही और गलत की धारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो किससे डिसाइड होगा? वो होगा आपके एक व्यक्ति से, और वो व्यक्ति क्या है? समाज, यानी एक्सटर्नल मॉरलिटी है। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत बढ़िया सोनल, ऐसे ही पढ़ते रहिए मस्त तरीके से। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि एज पर कन्वेंशंस या ट्रेडिशंस जो है आपका, यहां सोसाइटी निर्धारित करती है या एक्सटर्नल फोर्सेस निर्धारित करते हैं। आपकी मॉरलिटी बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन सोसाइटी। ठीक, तो आपका सही गलत जो समाज में चल रहे नियम है, कायदे कानून है, उनके अनुसार तय होता है। आपकी खुद की मॉरलिटी नहीं है। इससे पहली वाली स्टेज में जो है दंड की वजह से चीजें डिसाइड होती थी, यहाँ पे समाज के आधार पे आप अपनी मॉरलिटी, अपना सही गलत जो है वो निर्धारित करते हैं। डलवाएंगे श्वेता, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक बात है। आते हैं, समझते हैं। अब ये 3rd और 4th स्टेज है। 3rd और 4th स्टेज इसी में आएगी लेवल 2 के अंदर, क्योंकि 1st और 2nd लेवल 1 के अंदर आ चुकी है। 3rd का नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर इसका जो बहुत फेमस नाम है वो है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। नाइस बॉय गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बोले तो हम कह सकते हैं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी आप दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहते हैं, वो प्रेज चाहते हैं, वो प्रशंसा चाहते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, इसलिए आप किसी चीज को सही या गलत मानते हैं। ठीक है ना? हाँ, फिर भी पढ़ के समझना है उस क्वेश्चन को, तब जाके वो सॉल्व होगा। चलिए, बहुत बढ़िया दामिनी, देखिएगा। फिर आता है 4th स्टेज, जिसमें मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, जिसको लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कह देते हैं। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, तो पहले वाले को हिंदी में क्या कहेंगे? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, या फिर अंतर वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता। कई नाम एक स्टेज के हो सकते हैं। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर को कहते हैं सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। बात सही है।
चलिए समझते हैं दोनों को एक एक करके। अब जो ये थर्ड स्टेज हमारे सामने है, जो ये विक्रांत, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन कर लेना, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। थर्ड जो स्टेज है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी अंतः व्यक्तिक संबंध जिसको हम कह रहे हैं, जिसका जो फेमस वाला नाम है वो है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छी लड़की अभिविन्यास, अभिविन्यास। बात सही है या नहीं है? ठीक है जी। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास बोले तो भाई फर्स्ट आओगे क्लास में तो माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे, है ना। प्रेज, तारीफ की जाएगी, मेरा बच्चा तो हमेशा सच बोलता है, होमवर्क टाइम पे करता है ना। तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है ये। हाँ, कोई कह रहा है ऑफ नहीं है, कल भी है क्लासेस। देखो वो कई बार हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स जो है लगवा देते हैं। मेरी क्लास जनरली सैटरडे संडे ऑफ रहती है और कई सारे टीचर्स की ऑफ ही रहती है, स्पेशल केसेस में ऑन रहती है। ठीक, तो आप अच्छे नंबर A+ ग्रेड लेके आ रहे हो, मम्मी तारीफ कर रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, है ना। आप सच बोलते हो तो आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप फर्स्ट आओ तो आपको साइकिल मिलेगी, ये टिट फॉर टैट है, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट आ रहे हो और आपको साइकिल मिलेगी उसके बदले, या फोन दिलाया जाएगा, ये टिट फॉर टैट है, सेकेंड स्टेज। आप यदि अच्छा व्यवहार करते हो तो आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे, है ना। तो ये यहां पे आप प्रेज के लिए, यहां आप प्रेज के लिए कोई काम करते हो, वहां बदले में कुछ मिलने के लिए कुछ काम करते हो। तो हम में से बहुत सारे लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये भी जरूरी होता है इस एज के बच्चे के लिए, है ना। ये 10 से 13 वर्ष के आसपास के बच्चे हैं जो दोनों इस स्टेज में आते हैं। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास, जो सेंटर है, जो सेंटर है मॉरलिटी का, जो ओरिएंटेशन है वो नाइस बॉय, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन है। नाइस फील करना अपने बारे में, वो सेंटर है। ओरिएंटेशन का मतलब सेंटर जैसा होता है। फोर्थ स्टेज है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसका एक नाम तो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखना, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर भी इसका दूसरा नाम है, जिसको कानून व्यवस्था कह देते हैं हम। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, है ना, कानून व्यवस्था अभिविन्यास या सामाजिक नियमों को बनाए रखने का एक अभिविन्यास है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैथ्स के लिए हो सकता है कुछ क्लासेस दी गई हूं, एक बार पूछ लूंगी सर से, कोई बात नहीं। हमें सीखने में से ज्यादा कंप्लेनिंग में मजा है, आने लग गया ऐसा लग रहा है। मैं देखती हूँ स्वाति, उस पर भी मैं एक बार बात कर लेती हूँ उदय सर से, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें यहां पे सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, रूल्स आर रूल्स, यानी भाई नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। रूल्स आर रूल्स, नियम तो नियम है, फाइनल है, वही सब कुछ है। तो रूल्स आर रूल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हुई पुलिस, आप देख रहे हैं, है ना। रेड लाइट जंप की है तो चलान तो जाएगा, चाहे रीजन कोई भी हो, है ना। भाई समाज में नियमों को अगर आप तोड़ने लग जाएंगे तो नियम, समाज नहीं चल पाएगा। तो ये जरूरी है कि सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन करके रखा जाए, यानी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस जरूरी है। इस स्टेज में बच्चा ये कहेगा कि वहां पे क्या था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, इसलिए पढ़ लो, है ना। यहां पे क्या है, समाज में नियम नहीं तोड़े जा सकते, क्योंकि अगर एक व्यक्ति नियम तोड़ेगा तो सब व्यक्ति नियम तोड़ने लगेंगे। रूल्स आर रूल्स, रूल्स को मेंटेन करना, समाज को मेंटेन करने के लिए, समाज में एक ऑर्डर बना रहे, केओस ना रहे कि इसके लिए कुछ और नियम है, किसी और के लिए कुछ और नियम है, कोई नियम तोड़ के चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। तो एक ऑर्डर बना रहे, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेज है जिसमें रूल्स आर फिक्स्ड, यानी रूल्स आर रूल्स, रूल्स को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में आप रूल्स तोड़ नहीं सकते, तोड़ेंगे तो हर जाना भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो देखते हुए प्रभात की पॉइंट्स नोट करते जाओ, नहीं तो पीडीएफ से बना लो, ठीक है ना। रूल्स आर फिक्स्ड,
क्लियर है बात? एस्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एकता। चलिए, तो ये एक बात है। अब आता है थर्ड लेवल। अब इस स्टेज में हमने क्या समझा, मैं इसको आपको ऐसे समझा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े। हमने लेवल 1 देखा था कल, लेवल 1 देखा था। लेवल 1 में हमने क्या देखा था? प्री कन्वेंशनल, जिसको हम कह रहे हैं पूर्व पारंपरिक। ठीक है, पूर्व पारंपरिक में क्या था भाई? पूर्व पारंपरिक है आपका जिसमें हमने 2 स्टेजेस को देखा। परंपराओं से पहले है, ये बच्चे की खुद की मॉरलिटी 0 है, ठीक है ना? तो या तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करेगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, रिवाइज करा रही हूं मैं ये जान करके ताकि दिमाग में सेट हो जाए। पहला लेवल, खुद की मॉरलिटी 0 होती है, 4 से 10 वर्ष का समय है। फिर अगर हम बात करें सेकेंड की, तो यह है म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट, रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कह देते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट वाली स्टेज। ठीक है, 4 से 10 वर्ष की अवस्था है दोनों लेवल के लिए, मतलब दोनों स्टेजेस के लिए। अब लेवल 2 है हमारे सामने। लेवल क्या है? 2, सेकेंड लेवल, जो हम कर चुके हैं। बताओ मेरे साथ बोल करके कौन सी स्टेजेस थी, क्योंकि तभी तो याद रहेगा, तभी तो याद रहेगा। लेवल 2 में आपकी स्टेज थी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी आपकी जो मॉरलिटी है वो कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग चलती है, समाज में जो चीजें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग चलती है। बिल्कुल मिलेंगे दीक्षा, कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं अटेंड कर पाती हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकती हैं, ऑनलाइन का यही फायदा है। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर, फोर्थ स्टेज, जिसमें रूल्स आर फिक्स्ड फॉर एवरीबडी। ठीक है, रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये क्या है? कन्वेंशनल लेवल है, इसके अंदर ये स्टेज 1 थी, ये क्या थी? स्टेज 1 थी, ये स्टेज 2 थी, ये स्टेज 3 थी, ये स्टेज 4 थी। ठीक है, फिर आता है लेवल 3। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन के बाद। और ये क्या था? कन्वेंशनल, यानी जो समाज में कन्वेंशन, जो धारणाएं चल रही हैं उसके अनुसार यहां पे सही और गलत निर्धारित होता है। अब इसके बाद जो है वो यहां पे क्या है? सोसाइटी। यहां पे खुद की मॉरलिटी क्या थी? 0, सेल्फ की मॉरलिटी 0, नो सेल्फ मॉरलिटी। यहां पर सोसाइटी तय कर रही थी कि मॉरल प्रिंसिपल्स किस पे आधारित होंगे। यहां व्यक्ति खुद निर्धारित करेगा, सेल्फ चोजन होते हैं यहां। इसमें भी 2 लेवल हैं जिसपे हम अभी जाने वाले हैं। वो 2 लेवल में बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, उस पर चर्चा करेंगे। पहले आते हैं वापस से लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, यानी उत्तर परंपरागत। क्या कहते हैं? उत्तर परंपरागत, परंपराओं के परे। यानी जरूरी नहीं है जो समाज में परंपराएं, जो नियम चल रहे हैं वो सही ही होंगे, उसके आगे भी जाकर के आप देख सकते हैं, अपने नियम भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? बियॉन्ड ट्रेडिशन है, अगर देखें तो बियॉन्ड ट्रेडिशन है, बियॉन्ड कन्वेंशंस है, बियॉन्ड परिभाषाएं है, मतलब परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, स्टीरियोटाइप्स के बियॉन्ड है। यहां सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स जो हैं आपके हो सकते हैं। यहां थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है सही और गलत को लेकर के, है ना? क्लास में ही समझ में आ जाता है सब कुछ, बहुत बढ़िया योग्यता। चलिए तो समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं, इसमें आएगा 5th और 6th स्टेज। 5th स्टेज का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी सामाजिक संविदा अभिविन्यास, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। और 6th है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। एक एक करके समझते हैं। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 4th था वो भी सोशल जैसा ही कुछ था। 4th स्टेज का नाम सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग था। इसकी एज ये अडल्टहुड से, एडोलेसेंस से अडल्टहुड तक जाएगा, बियॉन्ड 13 एंड अबव कह सकते हो आप इसको। ये दोनों ही लेवल आ जाएंगे उसमें, सिर्फ एक ये नहीं आएगा, है ना? तो इस हिसाब से याद रख सकते हो, चाइल्डहुड पहला लेवल, एडोलेसेंस दूसरा और अडल्टहुड तीसरा। हालांकि एडोलेसेंस का कुछ पार्ट 3rd में भी रहता है। ठीक है ना? हाँ अमृता, चल जाएगा। की पॉइंट्स लिखना चाहो या नोट्स की तो बुक भी आती है, देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करते हैं स्टेज 5 की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी ये सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग नहीं है कि समाज में एक ऑर्डर बना रहे, एक
तरीका बना रहे, केओस ना हो, खराब स्थिति ना हो जाए, सब इधर उधर फैल ना जाए, कोई नियम हो। अगर मान लो कहीं नियम ही ना हो, ना रेड लाइट पे रुकना हो, ना कोई गलती करे उसको पुलिस पकड़े, तो फिर क्या होगा, केओटिक हो जाएगा समाज, नियम नहीं बचेंगे। ये फोर्थ स्टेज की बात थी कि जब हम सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर लागू कर रहे थे। अब बात आ गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। भाई सोशल ऑर्डर तो मेंटेन होना चाहिए, इसलिए हमें नियम फॉलो करने चाहिए, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद इंडिविजुअल के कुछ राइट्स हैं, यानी व्यक्ति के कुछ अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं। तो सामाजिक नियम कह लीजिए इसको आप, या सामाजिक ऑर्डर कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट्स कह लीजिए, समाज के साथ हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन इंडिविजुअल के अपने कुछ राइट्स भी हैं, एक व्यक्ति के अपने कुछ अधिकार भी हैं। तो जैसे आप देखते हैं इसमें लोग प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये वाले नियम को वापस लो, इस वाले कानून को वापस लो। अभी अगर हम बात करें जो आपका कौन सा ये एक प्रोटेस्ट हुआ था ना, अभी आप पहलवानों को देख रहे हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें उससे पहले किसान आंदोलन चल रहा था, उससे पहले कुछ और हुआ होगा देश में, अन्ना आंदोलन, है ना, उसके अलावा अगर हम देखें निर्भया के केस में हमने देखी चीजें। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स में आती है कि अगर लोगों के भले के नियम नहीं है या लोगों के भले में नहीं है नियम, तो उनको बदल दो, उनको बदला जा सकता है यदि बड़ी पॉपुलेशन एक साथ कहे, है ना। जैसे भाई दुनिया रिश्वत ले रही है, आप नहीं ले रहे हैं, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि रेड लाइट जंप करना गलत बात है। ये एग्जांपल हम बहुत बार लेते हैं। रेड लाइट जंप करना क्या है, गलत बात है, नियम के खिलाफ है। लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए आपको करनी पड़ जाए जंप, या एम्बुलेंस जा रही है मान लीजिए, तो उस स्थिति में वो गलत नहीं है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है नियमों में। नियम बने किसके लिए, लोगों के लिए ही ना। तो अगर जरूरत पड़े या आपको दिख रहा है कि जो है वो नियम में परिवर्तन की जरूरत है, तो वहां नियम को चेंज किया जा सकता है। जैसे बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं लोग, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, हाँ जैसे गन कल्चर की बात करो, बिल्कुल सिद्धांत उसी के बारे में चल रही है यहाँ पे। तो ये क्या है कि मान लीजिए हम कहते हैं ना हमारे समाज में कि वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला गया हो, झूठ नहीं होता। ये वही है कि समाज में नियम है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल के भी कुछ राइट्स हैं, जरूरत पड़ने पे नियमों को बदला भी जा सकता है, ठीक है ना। ये हुई बात यहाँ पे, जबकि फोर्थ स्टेज में नियम बदलाव के लायक ही नहीं होते, बदलाव किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। दीक्षित क्या पूछ रहे हो भाई। फिर आती है सिक्स्थ स्टेज, जो सबसे हाईएस्ट है। बहुत कम लोग ही इन स्टेजेस तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो लोग वहीं खेल के रह जाते हैं नियम में और इन सब में ही। अगर हम बात करें, हाँ सीसेट को लेकर आंदोलन हुआ था एग्जैक्टली, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला, तो आप कह सकते हो कि वो फिफ्थ स्टेज का हिस्सा है। जब हम स्टेज 6 की बात करते हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल है, जिसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है। अभी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या है, यहां पे एक व्यक्ति खुद चूज करेगा अपने प्रिंसिपल्स, अपना सही और गलत, किसके लिए, ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए। बहुत लोगों के लिए अगर सिस्टम से लड़ना भी पड़ जाए, खड़े होना पड़ जाए लोगों के भले के लिए, तो एक व्यक्ति जान तक पे खेलने को तैयार हो जाएगा। अब इसमें महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, भगत सिंह का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इवन जो भी लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, या फिर किसी एक बात जो उन्हें सही लग रहा है अपना प्रिंसिपल, उसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, सालों साल केस लड़ते हैं या वॉट, तो जिसमें यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में मेजॉरिटी शामिल है, बहुत सारे लोगों का भला शामिल है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में या इससे पहले वाली स्टेज में आपके इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, ये आप जान पाते हैं कि नियमों को बदला जा सकता है यदि जरूरत पड़े, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल मानेगा नहीं नियम, यदि वो खुद से चूज कर सकता है उसका सही और गलत। और ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक व्यक्ति भी लड़ जाएगा वहां, जबकि ग्रुप में जनरली चीजें होती हैं या अपने राइट्स के बारे में बात ज्यादा होती है फिफ्थ स्टेज पे। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सौम्या, फिर तो आपका जैसे बीएड हो जाएगा तो दे देना, ठीक।
तो ये एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स के लिए बड़े चंक से भी दुनिया में लड़ जाएगा। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है इस थियोरी की? भाई कोई भी थियोरी उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ आलोचना तो किसी ना किसी ने की ही होगी। और मान लीजिए कोई चीज आज से, भाई हम सीटेट के लिए डिस्कशन कब से कर रहे हैं? 2016 से, इंटरनेट पे, जब लोग भी नहीं थे, है ना। तो अब क्योंकि कुछ लोगों के पास क्या है, वो पूरा रिजर्वोयर है एक तरह से, जिसमें हजारों वीडियोस मैंने डिस्कस की हुई हैं यूट्यूब पे, तो एक क्या मिल गया, आपके पास डेटा आ गया। अब जब जिसने उस चीज को जिस समय में निकाला था, उसके बाद तो समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, उतना तो सबको मिल ही गया। उसके बाद उस पर बिल्ड करना, उसको क्रिटिसाइज करना इजी हो जाता है ना। तो ये है क्या बेसिकली, ये इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो ये कि समय के साथ अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। दूसरा, समय के साथ समय अपडेट होता है तो पुराना भी हो जाता है कोई थॉट, है ना। इसके अलावा हर एक चीज के कई पक्ष होते हैं, पहलू होते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है ना। तो क्रिटिसिज्म यानी आलोचना क्या है इसकी, देखते हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं जिसपे हमें चर्चा करनी है। कौन से हो सकते हैं भाई ये आलोचना? अच्छा, इसमें जो जेंडर बायस कहा गया इस थियरी को, सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें, लिंग पक्षपाती थियरी है, ऐसा कह दिया कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट ने, जो भी जीवित हैं, कोहलबर्ग ने सुसाइड कर लिया था, कैरल ग्लिगन, महिला हैं कैरल ग्लिगन। इन्होंने कहा कि भाई इस थियरी में जो भी सैंपल्स थे, जिनके साथ भी डिबेट, डिस्कशन, डिलेमास दी जा रही थी, वो सारे मेल सैंपल्स थे, यानी पुरुष थे, लड़के थे। फीमेल्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा गया। जनरली ये देखा जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो केयर को भी इंपॉर्टेंस देती हैं जब डिसीजन लेती हैं, या सही और गलत में, है ना। तो वो सिर्फ तर्क की तरफ ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी ही नहीं, केयर भी इन्वॉल्व होता है उनके एक्शंस में। तो ये जेंडर बायस थियरी है, क्योंकि फीमेल्स को इसमें ऑप्शंस दिए ही नहीं गए, ठीक है ना। फिर आता है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, परिकल्पनात्मक सिचुएशंस हैं। ऐसा हो सकता है जब एक रूम के अंदर आपसे डिस्कशन कराया जाए, चर्चा की जाए, आप कहें हम तो देश के लिए जान दे देंगे, और जब मौका आए तो आप जान छोड़िए, पानी ना दें किसी को, है ना। तो परिकल्पनात्मक परिस्थितियां भी हम इसको कह सकते हैं कि ये सिचुएशंस इमेजिनरी हैं। हो सकता है जो व्यक्ति आपसे कह रहा है मैं ये करूंगा, एक्चुअल में वो कुछ और करे। तो एक इसका ये ड्रॉबैक है थियरी का कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि क्या करेगा व्यक्ति जब रियल सिचुएशन आएगी। हाइपोथेसिस तो हमने देख ली। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, हर एक संस्कृति में, यानी सार्वभौमिक नहीं है। संस्कृति जो है सभी संस्कृतियों के लिए मान्य नहीं है। सभी संस्कृति ये एक आलोचना है, ऐसा आप कहोगे नहीं, क्योंकि अगर आप इनकी स्टेजेस देखोगे तो वो सभी संस्कृतियों के लिए हैं, यूनिवर्सल स्टेजेस हैं। हर देश में वही स्टेजेस रहेंगी, चेंज नहीं हो जाएंगी। लेकिन ये इसका क्रिटिसिज्म है, ये इसकी आलोचना है इस थियरी की। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, यानी सभी संस्कृतियों में मान्य नहीं है। भाई भारत में सही और गलत कुछ अलग हो सकता है ना। और चाहे शर्म में रख लें लोग, कैसे भी रख लें, माँ बाप को जो है शेल्टर होम कंपैरेटिवली कम भेजते हैं, है ना। तो ये क्या है, संस्कृति का भी हेर फेर है थोड़ा। बड़ों के सामने बोलते नहीं है, कई बार चाहे गलत ही क्यों ना बोल रहा हो। हालांकि अभी ये चीजें चेंज हो रही हैं समय के साथ, लेकिन जो संस्कृतियों में मान्य नहीं है का मतलब कि जरूरी नहीं है। जो यूएस का कल्चर है कि वहां 18 साल का बच्चा हुआ, टाटा बाय बाय फिनिश, या 2 साल का बच्चा भी अलग रूम में सोता है। हमारे यहाँ तो माँ बाप चिपके रहते हैं जब तक बड़ा नहीं होता, है ना। विच इज गुड और बैड, दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं उसको। तो अगर हम देखें तो अलग अलग संस्कृति में सही और गलत की भी अलग अवधारणा है। तो जो चीज यहां गलत है वो कहीं और सही हो सकती है। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का मतलब होता है कि इमेजिनरी सिचुएशन है। मैंने आपसे बैठ के कहा अच्छा ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करोगे, आपने कहा ये करेंगे। सिचुएशन आई तो कुछ और कर दिया, तो ये हाइपोथेटिकल हो गया कि आपने परिकल्पना की है बैठ करके। अभी एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को नहीं पता। बायस्ड सैंपल का मतलब है महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। जब ये थियरी बन रही थी, फीमेल पर्सपेक्टिव को, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ये 3 मुख्य आलोचनाएं मानी जाती हैं कोहलबर्ग की। आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नए वाले भी पुराने वाले भी थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ये क्वेश्चन प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है।
अनु कह रही है मैं मम्मी के पास सोती हूँ 25 साल की हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कई बार हमारे यहाँ क्या होता है, स्पेस बिल्कुल या तो इन्वेड हो जाता है ना। देखिए अभिलाषा, इंटरेस्टिंग नहीं है ये थियरी, इसमें हार्ड क्या लग रहा है ये बताओ, मतलब लगती है या अब लगती थी ये बता दो। हाँ ये देखो ऑफ कोर्स यार, अगर मॉरलिटी की बात हो रही है तो इसमें डिलेमा नहीं होगी अगर मॉरल डेवलपमेंट की थियरी में, तो फिर कहां होगी, क्योंकि सही और गलत इतनी इजी चीज थोड़ी होती है, 2+2 4 थोड़ी होते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं, है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब है इमेजिनरी सिचुएशंस, एग्जैक्टली सिचुएशन आने पे कोई व्यक्ति क्या करेगा ये आपको नहीं पता। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है नहीं। कोई खास जरूरत नहीं है साक्षी, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगी, एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी ऑफ कोर्स कुछ। चलें आगे। देखिए सही जवाब दे रहे हैं बी आप लोग, देखते हैं कैसे गलत होंगे, आपके क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे इस बार, डोंट वरी। लेटेंसी मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि आप ये हटा सकें, ऑप्शंस को रिमूव करना सीख जाएं, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन है। तो फ्रॉइड की थ्योरी में था लेटेंसी तो नहीं होगी कोलबर्ग की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, बिल्कुल याद कीजिए कि एक समाज में एक कॉन्ट्रैक्ट है और इंडिविजुअल के राइट्स हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस होता तब भी कोलबर्ग की ही स्टेज थी, वो फोर्थ होती है, फिफ्थ स्टेज है। क्या है, फिफ्थ स्टेज है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पियाजे की स्टेज है, कोलबर्ग की थोड़ी है, ये पूछा है कोलबर्ग की कौन सी स्टेज है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एरिक्सन की स्टेज है। जिस दिन आप ऐसे ये पहचानने लग गए तो आधा काम तो आपका हो गया। तो आंसर यहाँ पे बी सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जो कोलबर्ग ने स्टेज दी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ये स्टेजेस हैं, है ना। जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, फिफ्थ स्टेज। लॉयल्टी टू दी लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मानना है, उसका पालन करना है, ये स्टेज 4। ठीक है ना। तो जस्टिस की बात फिफ्थ स्टेज में आपकी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, जवाब दीजिए फटाफट से। देखिए बताइए, सिक्स्थ स्टेज में व्यक्ति दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाएगा अपने प्रिंसिपल्स के लिए। फिफ्थ स्टेज में आप प्रोटेस्ट वगैरह या आप नियमों को बदल सकते हैं मेजोरिटी के साथ आकर के, वो बात है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है सिक्स्थ स्टेज में, जबकि फिफ्थ में आप ग्रुप को तलाशते हैं कि नियमों में अमेंडमेंट कराओ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत है, कुछ बात है। चलें आगे। नोट्स कब मिलेंगे, कोई कह रहा है यार वीकेंड पे देखते हैं, इस वीकेंड, हर वीकेंड यही हो रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट, यानी आपके माता पिता आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि आप ईमानदार रहते हैं तो। क्या है ये, कौन सी स्टेज है ये। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, कहीं दिख रहा है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, कौन सी स्टेज है बताएगा कोई। गुड गर्ल नाइस बॉय या गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, कौन सी स्टेज है बताओ एक बार। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन सी, अच्छा फिफ्थ स्टेज है कि नियमों में बदलाव हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फर्स्ट स्टेज है, ठीक, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करना। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फोर्थ स्टेज है। तो गुड बॉय नाइस गर्ल किसका उदाहरण हुआ, ये है आपका थर्ड स्टेज, कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर पे। ठीक है ना, कि अच्छा लगने के लिए माँ बाप फर्स्ट आओगे तो तुम पे बहुत प्राउड महसूस करेंगे एंड ऑल, कि यहां आ जाता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके क्वेश्चन इजी आते हैं आजकल, इस बार तो दो क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। कोलबर्ग हैज गिवन, कोलबर्ग ने क्या दिया है बताइए। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं। स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के चरण दिए हैं। स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास के चरण दिए हैं। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के चरण दिए हैं। बताइए
कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपका पियाजे ने दिया था। उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पे उन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी बनाई थी और उस थियरी से इंस्पायर्ड है कोहलबर्ग की थियरी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया इन्होंने, बट इंस्पायर्ड थियरी है। कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी के बीच या मॉरल रीजनिंग के बीच ये एक संबंध मानते हैं कि जैसा आपका भाई 15 साल के बच्चे के लिए जो सही है वो 25 साल की उम्र में सही नहीं होता है ना। और ऐसे बहुत लोग आपने देखे भी होंगे 15 साल की उम्र में क्या किया, इलोप किया, गायब हो गए घर से, है ना, प्रेम में पड़ गए, एकदम पहला पहला प्यार, ठीक। 25 साल में वही डिसीजन गलत लग रहा होता है, वही चीज गलत लग रही होती है कि कल को हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करें तो कैसा लगेगा, और 35 साल में कुछ और रीजनिंग हो सकती है। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि जैसे डेवलप होती है, हमारा सही और गलत भी बदलता है। द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, जी नहीं, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक विकास के चरण दिए हैं जिसमें स्टेजेस हैं 6 और लेवल हैं 3। किसने? कोहलबर्ग ने। आसान सा क्वेश्चन है, अभी मुश्किल आएंगे, डोंट वरी। अब देखो ये वाला सवाल करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर जो सबसे पहला है। भाई पहला है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है ना, प्री और पोस्ट याद रख लो, बीच में तो कन्वेंशनल है, बस सिंपल बात। टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन, यानी एक नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस पर निर्भर करेगा, बताइए, फटाफट से बताइए। हाँ, प्याजे चाचा ने मॉरलिटी के ऊपर काम किया, ऑफ कोर्स उससे इंस्पायर्ड थे कोहलबर्ग। फिर इन्होंने अपनी एक थियरी दी, उनकी थियरी बहुत कंप्लीट नहीं है मॉरल डेवलपमेंट वाली, उसमें हेटेरोनॉमी और ऑटोनॉमी को ही हम मान के चलते हैं। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा। स्टेज 4 और 5 में तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, एक बार को 5, 6 में वो समझ में आता है। 4 में सिंपल है, लॉ का पालन करना है, चाहे सही हो रहा है गलत हो रहा है, जो नियम बना हुआ है कानून के द्वारा उसका पालन। 5th में ये है कि नियमों को बदला भी जा सकता है यदि वो बड़ी जनसंख्या के लिए फायदे में नहीं है। इंडिविजुअल का एक राइट भी है। पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स होती हैं नहीं, इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं बिल्कुल भी नहीं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस 3rd में आएंगी। पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड, ये सबसे बड़ा प्री कन्वेंशनल में। भाई सही क्या है जिससे पनिशमेंट ना मिले, गलत क्या है जिसमें जितनी ज्यादा पनिशमेंट उतना गलत काम किया होगा। चाहे गलती से किसी बच्चे से कोई बर्तन टूट गया, लेकिन अगर मम्मी ने पिटाई की है भरपूर, तो इसका मतलब गलत काम तो किया है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल पे जो आपका व्यक्ति है वो मॉरल डिसीजंस के लिए पोटेंशियल पनिशमेंट कितनी इन्वॉल्व है उस पर फोकस करेगा। पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स जो हैं वो आपकी बाद में आती हैं, 3rd स्टेज कह लीजिए आप उसको। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पहले चरण में मैंने आपको यही बताया था कि व्यक्ति कितनी पनिशमेंट इन्वॉल्व है उस हिसाब से सही या गलत देखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस, यानी मॉरलिटी सही अर्थों में होती ही नहीं है, एब्सेंट है, मॉरलिटी अनुपस्थित है। किस अवस्था में मॉरलिटी जो है, नैतिकता, वो किस अवस्था में एब्सेंट है, या मैं कहूं अनुपस्थित है, किस अवस्था में? जीरो मॉरलिटी, आपको बताया भी था क्या है जीरो मॉरलिटी, सब बाहर से ही थोपा गया है, खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है, जीरो, और ना एक्सटर्नल है, खुद की जीरो मॉरलिटी, बस पनिशमेंट से बचना है उसको। आंसर क्या होगा? लेवल 1। अगर एक्सटर्नल मॉरलिटी या सोसाइटी की बात होती या एक्सटर्नल मॉरलिटी, वो यहाँ पे लेवल 2 पे हो जाती। लेवल 3 में सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स होते हैं, आपका सही गलत आप खुद निर्धारित कर सकते हैं, बहुत कम लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है, कैसे? बताया था शुरुआत में ही, और ये सब पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा, थोड़े बहुत एक आध वर्ड के चेंज के साथ, कई बार एज इट इज भी। बताइए फटाफट से। लेवल 2 कह रहे हैं कई लोग। क्या पूछा है? मॉरल वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को कैसे बच्चों में इनकलकेट करें, जागृत करें। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, यानी सख्त निर्देश दे दो, उससे मॉरल वैल्यूज नहीं आती, बस आप क्या करते हैं, सख्त निर्देश के बावजूद भी आप देखते हैं लोग रेड लाइट जंप करते हैं, चलान आता है, फलाना होता है, तो इंस्ट्रक्शन से सिर्फ मॉरल वैल्यूज नहीं आ जाएंगी, मॉरल वैल्यूज अंदर से आती हैं। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, ये बात हमने की थी कि चर्चा जब हम सही और गलत की करेंगे बैठ करके, तब कुछ बदलाव संभव है, क्योंकि हमारी सोच में बदलाव आएगा। स्ट्रिक्ट नियम तो हम पे थोप दिए गए एक तरह से, तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना चाहिए। भाई अगर कोई कहता है कि जेंडर बायस होना सही बात है,
या फिर लड़कियां तो लड़कों से कम होती हैं, या लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, तो इसमें फिर चर्चाएं होंगी सही और गलत को लेकर के, कि जस्ट बिकॉज फीमेल्स को बच्चे पैदा करने का एक कह लीजिए बायोलॉजिकल ड्यूटी जैसा है, या चॉइस भी है ऑफ कोर्स, तो उसमें अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ इस वजह से एक इंडिविजुअल की सारी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ महीने या कुछ साल ऐसे आएंगे जिसमें वो शायद कंपैरेटिवली उतना काम ना कर पाए, जिसमें भी ज्यादातर महिलाएं करती ही हैं स्ट्रगल। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिन पे चर्चाएं होनी चाहिए। ऐसा तो किसी मेल के साथ भी हो सकता है, उसका एक्सीडेंट हो गया, 2 साल तक उठ ही नहीं पाया, 6 महीने तक, 3 महीने तक कोई और समस्या हो गई, तो हम इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते। तो इस चर्चाओं से सही और गलत का जो निर्धारण है वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जब हम सही और गलत पे चर्चा करेंगे कि मान लो सभी ऐसा कर रहे हैं, फिर कैसे करेंगे? लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, क्लियर रूल्स तो सारी दुनिया ने बताए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखे हुए हैं, आईपीसी की धाराओं में भी बात हो चुकी है, भाई ये रूल्स हैं, करता है कोई पालन? गिविंग करते हैं बहुत लोग, बट नहीं भी करते ना। गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अलग अलग धर्म देते ही अपनी अपनी शिक्षाओं को इंपॉर्टेंस। लेकिन चर्चा होना, डिस्कशन होना, जबकि डिस्कशंस को तो हम क्या कह देते हैं, डिबेट्स और डिस्कशन होते हैं, उल्टा बोल रहे हैं भाई बड़ों से, है ना, ये होता है हमारे देश में। जबकि वो चर्चा होनी चाहिए, आपके पास अच्छा तर्क नहीं है इसलिए फिर आप क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर आप कह देते हैं अरे बड़ों से उल्टा मत बोलो, सिर्फ एक ही शब्द है। जबकि आप इज्जत अंदर से आती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर आपसे चर्चा कर रहा है, डिस्कशन में है, तो वो आपकी इज्जत खो दी आपने उसकी नजरों में। तो ये क्या हुआ, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, मॉरल इश्यूज पे डिस्कशन, ये हमने शुरुआत में ही बात की थी। इसीलिए डिलेमा, दुविधा वगैरह दे करके, अलग अलग सिचुएशंस में डाल करके बच्चों के साथ चर्चा हो रही थी, किसमें, कोहलबर्ग की थियरी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? पहला ऑप्शन है, कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैसे नहीं दी भाई, क्लियर कट स्टेजेस हैं, बिल्कुल सिंपल 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, सब कुछ, और इससे ज्यादा क्लियर कट क्या लोगे? उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हमें नहीं पता क्या स्टेजेस होती हैं, है ना, इवन एज के बारे में बात कर दी। कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थियरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस, यानी अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है, यानी किसी ने अनुभव ही नहीं किए ये सब चीजें नहीं भाई, अलग अलग बच्चों को इन्वॉल्व किया गया, उनके अनुभव पूछे गए, उनको दुविधाएं दी गई, तो ये भी कहना गलत हो गया। कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, यानी जो नैतिक तर्क है वो विकासात्मक होता है, कह सकते हैं। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ वुमेन, ये बात सबसे ज्यादा मुझे सही यहां लग रही है ना। मॉरल रीजनिंग डेवलपमेंटल है, ये उन्होंने नहीं कहा कि नैतिक तर्क जो है वो विकासात्मक है, उन्होंने ये कहा है कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी के बीच में संबंध होता है। वो ये नहीं कह रहे डेवलपमेंटल स्टेजेस की में है, ये जिस तरह से लिखा गया वो गलत है, पहली बार में पढ़ के ऐसा लग रहा था कि सही होगा। कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, मॉरल रीजनिंग डेवलपमेंटल है, विकासात्मक है, अपने आप चलती रहती है, बढ़ती रहती है ना। तो इससे कहीं बेटर ऑप्शन हमारे पास डी है कि कोहलबर्ग ने अकाउंट में नहीं लिया कल्चरल डिफरेंसेस को, या नैतिक भिन्नताओं को ध्यान में ही नहीं रखा। जो महिलाओं की नैतिक या कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, किसी कल्चर में महिलाओं के किसी कपड़े को, किसी सोच को गलत और सही माना जा सकता है, दूसरे कल्चर में उसी चीज को सही माना जा सकता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क में सांस्कृतिक मतभेदों का हिसाब नहीं दिया, ये कह सकते हैं। या मॉरल रीजनिंग ऑफ वुमेन, जो केयर की तरफ ज्यादा होती है, महिलाओं में केयर की भावना भी होती है, जब वो डिसीजन लेती हैं तो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी से नहीं, थोड़ा सा केयर का एस्पेक्ट भी होता है। तो डी ऑप्शन, हालांकि सब में इसमें अंतर हो सकता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि उन्होंने कल्चरल डिफरेंस मेल और फीमेल के नहीं उस तरह से देखे कि रीजनिंग क्या होगी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में कैसे अप्रोच करते हैं, सोचना। क्रिटिसिज्म है, ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म है ये इस थियरी का। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, संदर्भ के अनुसार सही और गलत होता है। इन द सेम वे एट डिफरेंट स्टेजेस, फिर इतनी स्टेजेस में हमने इतना सब कुछ क्यों पढ़ा यदि सेम ही तरीके से होता है हर चरण में? तो डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, या फिर अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टेक्स्ट, क्या कहेंगे आप? सी ऑप्शन, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस। राइट और रॉन्ग जो है थिंकिंग, वो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। एज पर कॉन्टेक्स्ट भी होती है, ये प्रसंग के अनुसार भी होती है, डिपेंड करेगा। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट को, दोनों ही ऑप्शंस को ये कंसिडर कर सकते हैं यदि चाहें तो, दोनों ही आंसर्स को सही दे सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट तो होता है कि क्या संदर्भ है उसके अनुसार, बट डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस जो है यहाँ बेटर ऑप्शन हम कह सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको, देखिएगा ये क्या कहता है। लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, यानी इसकी आलोचना की जा सकती है, की जा चुकी है कई बातों पे, कई ग्राउंड्स पे, कई काउंट्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, यानी इस आलोचना के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सी आलोचना सही है। एक बार मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है मंडे से आप लोगों की क्लासेस अलग अलग हो जाएं, जो कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं सीटेट और बाकी बैचेस के साथ, क्योंकि टॉपिक्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे, या हो सकता है 2-3 क्लासेस और रही हों जेंडर, या वो देखना पड़ेगा एक बार। और उसके बाद फिर चीजें जो हैं आपकी अलग अलग हो जाएंगी। सीटेट का तो सिलेबस ज्यादा बचा भी नहीं होगा मेरे ख्याल में अब, देखिए, बट हाँ टाइम लगेगा, थोड़ा डिसेंट तरीके से कर रहे हैं। ए ऑप्शन, कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्रीमैरिली ऑन अ मेल सैंपल, यानी कोलबर्ग ने अपनी स्टडी को किस पे बेस किया है, मेल सैंपल पे। बिल्कुल सही बात है कि सारे सैंपल्स जो है मेल थे, फीमेल्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, फिर भी हमें देखने पड़ेंगे तीनों ऑप्शन। कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग रीजनिंग के बारे में बात की है कोलबर्ग ने। मेथड्स ऑफ अराइविंग एट हिज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, डुप्लीकेट किए हैं पियाजे के, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, डुप्लीकेट नहीं किए, अपने बनाए हैं, बस पियाजे से इंस्पायर्ड हैं। कोलबर्ग्स थियरी डज नॉट फोकस ऑन चाइल्ड्स रिस्पॉन्सेज, ऐसा नहीं है, रिस्पॉन्सेज पर फोकस किया गया, उसी के आधार पर स्टेजेस बनाई गई हैं। तो एक ही है कि ये मेल सैंपल्स ही इसमें लिए गए थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक बार क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, भाई वो थिंकिंग प्रोसेस, सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या कहलाती है। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, आसान सवाल है बट कई लोग भटक सकते हैं। थिंकिंग प्रोसेस क्या कहलाती है, ये पूछा है हमसे, बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब, मॉरल रीजनिंग। भाई ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये जो तर्क है, ये थिंकिंग प्रोसेस ही तो है। मॉरल रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है, थिंकिंग से ही आती है ना रीजनिंग। तो मॉरल थिंकिंग जो है, इसको विचार प्रक्रिया को नैतिक तर्क शक्ति या तर्कणा कहते हैं। डिलेमा तो दुविधा थी, बाकी दोनों इनके थियरी से रिलेट डायरेक्टली नहीं करती हैं, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पहले मैं बता दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं अभी तो और हैं क्वेश्चंस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए, ये ऑप्शन कह रहे हैं। हाँ, सिचुएशन पूछा होता, अगर मॉरल सिचुएशन पूछा होता दुविधा वाली, तो वो डिलेमा हो जाती, यहां थिंकिंग पूछा था तो रीजनिंग हो गई। देखिएगा, our teacher says to her class as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistance, यानी सभी बच्चों को अपने अपने असाइनमेंट खुद से पूरे करने चाहिए बिना किसी की सहायता लिए, क्योंकि ऐसा टीचर ने कहा है। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। कन्वेंशनल लेवल पे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल पे हैं, प्री कन्वेंशनल पे हैं। देखिए यहाँ पनिशमेंट की बात नहीं हुई है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इंडिविजुअल्स मैंने एक्सचेंज, ऐसा भी नहीं कहा है कि बदले में कुछ और मिलेगा जब असाइनमेंट करोगे तो, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई है क्या, जी नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में तो फिर हमारे इंडिविजुअल राइट्स की बात होती है साथ में। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है। लॉ एंड ऑर्डर में मतलब क्योंकि नियम है तो उसको उसी तरह से किया जाना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीचर ने कहा है। यहां पे ये नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी तो पहला ऑप्शन हो जाता, लेकिन पनिशमेंट से ज्यादा जरूरी क्या है, क्योंकि ऐसा नियम है इसलिए उस काम को करना है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार, समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स। देखना यार एक बार,
बताइएगा। कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स। कर्नेल सिंह एक व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं, डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स, उनके प्रति उनके खिलाफ लीगल प्रोसीजर्स भी हो जा रहे हैं, एक्सपेंसेस भी उनको कोर्ट केस एंड ऑल भी झेलना पड़ रहा है। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट विच स्पेंड्स मिलियंस ऑफ रुपीज इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम्स। क्योंकि उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है जो कि करप्ट है ऑलरेडी और मिलियंस ऑफ रुपीज को बर्बाद कर रही है डैम्स बनाने में, जो मेरा टैक्स का पैसा है। ये दर्द हर टैक्स भरने वाले व्यक्ति को होता है ना। और ये अपने आप में मतलब दुख की बात भी है ना, कि आप सरकार को करोड़ों रुपए दें और उसके बाद अगर आपको अस्पताल में जाना हो तो आप सरकारी अस्पताल में भी ना जा पाए, है ना। तो ये बड़े दुख की बात भी, दर्द भी फील होता है। बट देखिए एक बार तो कर्नेल सिंह कह रहे हैं हम दे ही नहीं रहे भाई, कर लो क्या करोगे। और लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो गई इनके खिलाफ, क्योंकि इनको लगता है किसी एक पॉइंट की वजह से, जो कि है कि डैम बना रही है फालतू में सरकार। ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी वो प्रोबेबली नैतिक विकास के किस चरण में है। कन्वेंशनल में है भाई, कन्वेंशन में तो सरकार ने जो नियम बना दिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे, अपना थोड़ी कुछ हो जाएगा। पोस्ट कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल होता है पता ही नहीं है, कुछ बाहर से पनिशमेंट मिल जाएगा इसलिए टैक्स भर रहे हैं। पैरा कन्वेंशनल कुछ होता नहीं है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है कि एक व्यक्ति जो है सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि उसके भी राइट्स हैं। फिफ्थ स्टेज है कि उसके भी राइट्स हैं, कि वो करप्ट गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करना चाहता, नियमों को बदलो यदि जरूरत पड़े तो। इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ बताया ना आफरीन अभी। कोई कह रहा है आपको भी टैक्स पे करना होता है। अभी अभी आपको मैंने बताया कितना करना होता है। दर्द होता है, दर्द खत्म हो जाता है फिर आपका खर्च करने का, है ना। जब आप करोड़ों में टैक्स भरते हैं तो आपको लगता है यार एक फोन लेने में क्या ही जा रहा है, ये तो लाख में आता है ना। तो खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। देखिए ये आप लोगों का प्यार है और क्या है। कमाते लोग ज्यादा हैं बट भरते कम है टैक्स, ऐसे भी बहुत लोग हैं, बट हम तो भर देते हैं भाई सही मात्रा में। देखिएगा पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत स्टेज है। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार। क्या है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, देखिएगा। मतलब टाइप क्या है वही है क्वेश्चंस, तो बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर। हाँ यूट्यूब पे भी होगी क्लास, देखिएगा एक बार, जवाब दीजिए, बताइए। बिल्कुल गरिमा, ये हम सबका दुख है। देखिए सही होने लगा आपकी वजह से, थैंक यू। बिल्कुल होगा नूतन, अगर हम अच्छे से समझेंगे तो, है ना। आज हमको ये अच्छे से समझ में आ गया, जया कह रही है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, मतलब आज तो कोई दिक्कत इसमें ऐसा सच नहीं बची होगी। कोई कह रहा है आप इतनी दुबली हो, कोई सॉल्यूशन तो हमको भी बता दीजिए। कोई कह रहा है दीदी छुट्टी कर दो। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है भाई डीट प्लस बी का। यार मैं इतनी पतली नहीं हूँ, मतलब ये मेरा आइडियल वेट नहीं है, ओवर वेट नहीं हूँ मैं, बट और 3-4 किलो कम किया जा सकता है। देखिए इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है, थोड़ा खाने में कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिक लेवल पे एक्सरसाइज, सबकी बॉडी अलग होती है, मैं स्पोर्ट्स वगैरह में थी तो मेरी बॉडी को एक्सरसाइज बहुत जल्दी लगती है, हालांकि एक्सरसाइज किए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, और थोड़ा सा जंक खाने में कंजूसी कर सकते हैं। शुगर में बहुत ज्यादा नहीं लेती, बस एक ही अच्छी चीज है मेरी लाइफस्टाइल में, बाकी तो मेरा सोना उठने का टाइम भी बहुत खराब है। देखिए बताइए फटाफट से, एक क्वेश्चन है ये जो इस बार का हम कर रहे हैं, इसके अलावा ये वाला सेशन मैं पूरा यूट्यूब पे करा चुकी हूँ कोलबर्ग के क्वेश्चंस का, वो आप नए वाला एक बार देख लीजिएगा। पुराने क्वेश्चंस भी साथ में कराने जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। दिल खुश नाम है आपका, बहुत बढ़िया। हो जाएगी वो भी सुर भी जल्दी स्टार्ट। नया बैच आएगा अब तो, आप टेक्स्ट के पीछे पड़ गए, छोड़ दो उस बात को, मजाक मजाक में आ जाती है इन बिटवीन, ठीक है। मैं अपना दर्द आपसे बयां कर लेती हूँ, आप अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। 5+3+3+4 का मीनिंग क्या है ये मैं कराऊंगी एक चैप्टर में, खुद से इतने अच्छे से नहीं होता है। माधुरी कह रही है बिल्कुल सही बात है यार, एक हेल्प मिल जाती है, स्कैप फोल्डिंग मिल जाती है। पुराने वाला क्वेश्चन गलत हुआ है, कोई बात नहीं, एक बार उसको फिर से पढ़ेंगे, पीडीएफ तो मिल गई होगी ये वाली। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, द गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है, बताइए फटाफट से।
जल्दी बताइए। आई ड्रॉ योर स्केच आफ्टर सिलेक्शन। बहुत बढ़िया शैलेंद्र, 5 क्वेश्चन सही हो गए। मैम शुरू तो किया था अपने एक्सरसाइज यार, बस बीच में फिर कोई ना कोई ब्रेक आ जाता है। अभी फिर से सोच रही हूँ एक आध दिन में शुरू करने का। बीच में सीइंग रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट, रूल्स फिक्स्ड होते हैं नहीं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर 4th स्टेज में होते हैं। गुड बॉय नाइस गर्ल में तो आपको प्रेज चाहिए दूसरों से, वांटिंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर्स एंड ट्राइंग टू डू व्हाट विल प्लीज अदर्स। बिल्कुल सही बात है कि दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए, करने की चाह में, है ना, प्रशंसा की चाह में, दूसरों को खुश करने की चाह में आधा जीवन लोग इसी में बिता देते हैं। ये है आपकी गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, जो कि आपकी 10 से 13 वर्ष तक हो तो समझ में आता है। feeling that it is their duty to uphold laws and rules for their own sake। नहीं, ऐसा नहीं, ये 4th स्टेज हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर वाली। बिलीविंग इन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ये 6th स्टेज हो जाएगी। तो आंसर क्या है, बी ही यहाँ पर सही होगा। एनईपी एनसीएफ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे यार, क्यों टेंशन क्यों लेते हो, मेरी टेंशन आप क्यों ले लेते हो, हमारे पास इनफ समय है, डोंट वरी, है ना। ये तो मेरे को लेने दो ना इस बात की टेंशन, बिल्कुल कराएंगे। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। कब मिलेंगे, अब हम मंडे मिलेंगे, आज फ्राइडे है, और सैटरडे संडे आप रिवीजन कीजिए जो भी हमने पढ़ा है, और अलग अलग आपके सेशंस भी है शायद, कुछ तो सैटरडे जैसा आप लोग बता ही रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। टेंशन ना लो, 6 महीने में नॉर्मली कोर्स खत्म होता था। सीटेट वालों के लिए नहीं कह रही, उनके लिए जल्दी हो जाता है, 3 महीने भी बहुत होते हैं। ये तो हम बहुत डिटेल में आराम से चल रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम है अपने पास। और अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बैचेस की, तो 6 महीने के आसपास लग जाते हैं, 5 से 6 महीने। इस बार थोड़े और 2 महीने एक्स्ट्रा लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा डीप कह लीजिए, या कोशिश कर रही हूँ कि बहुत स्पीड में ना सीखें, ग्रेजुअली सीखें, है ना, क्योंकि स्पीड के लिए तो इंटरनेट पे पता नहीं कितनी चीजें हैं। चलिए गुड नाइट, योर एक्सप्लेनेशन इज गुड, धन्यवाद। मुझे भी सेटिस्फेक्शन फील होता है, आप लोग को समझ आ जाता है, मेरी मेहनत सफल हो जाती है। मनीषा सिर्फ प्रीवियस ईयर और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो, दैट्स इट, आ जाएंगे 135 प्लस नहीं, अच्छे से आ जाएंगे नंबर, 36 भी आएंगे। सीडी में 30 आउट ऑफ 30 आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं अनुज, मैं हर बार कहती हूँ 30 आउट ऑफ 30 ही आने चाहिए, आते हैं अगर आप सेशंस ठीक से देख लेते हैं तो। कितने लोगों के आए हैं, मेरे खुद के आए हैं कई बार। चलिए योर एक्सप्लेनेशन इज टू गुड, अच्छा धन्यवाद निशा। चलिए फिर कल मिलते हैं, ये सब बातें चलती रहेंगी।